हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट उसी वीडियो का, इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था धातु रूप, उसी का कंटिन्यूशन है ये। क्रियाओं के पद कितने होते हैं? 3 पद होते हैं। और उन पद को क्या क्या बोलते हैं? परस्मयी पद, आत्मनेय पद और उभय पद। आपके सिलेबस में परस्मयी पद और आत्मनेय पद दोनों के रूप हैं। उनके उदाहरण लिखे हुए हैं मैंने कि यदि परस्मयी पद का धातु रूप बनेगा तो कैसे बनेगा? गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। इसके जो प्रत्यय हैं वो क्या हैं? ति, ताहा और अंति, पीछे ये जुड़ा हुआ है। आत्मनेय पद के ते, इते, अंते, लभेते, लभेते, लभन्ते, इस टाइप के जब रूप आते हैं तो वो आत्मनेय पद के होते हैं। उभय पद में मतलब क्या होता है? उभय पद का मतलब होता है दोनों रूप लिखे जाएंगे। ठीक है, तो ये उभय मतलब होता है दोनों। दोनों मतलब कौन? आत्मनेय पद और परस्मयी पद दोनों के जब रूप लिख देंगे तो उसे उभय पद कहते हैं। ठीक है, अब इनका मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। जहाँ पर स्वयं के लिए कार्य होता है वहाँ आत्मनेय पद, और जहाँ दूसरों के लिए कार्य होता है वहाँ परस्मयी पद। परस्मयी मतलब परस्मयी, पर मतलब दूसरा। जहाँ पर दूसरों के लिए कोई व्यक्ति काम कर रहा है ऐसे वाक्य में परस्मयी पद लगता है। जहाँ व्यक्ति अपने लिए काम कर रहा है वहाँ आत्मनेय पद लगता है। जैसे कि माता भोजनम पचते, माता स्वयं भोजन बना रही, किसके लिए बना रही? स्वयं के लिए। रसोईया भोजनम पचती, ये किसके लिए भोजन बना रहा है? सभी के लिए भोजन बना रहा है। यही मेन फर्क है। ठीक है, आत्मनेय पद में अपने लिए कार्य करते हैं और परस्मयी पद में क्रिया का जो फल है वो दूसरों के लिए होता है। तो इसीलिए आत्मनेय पद में जब काम करेंगे तो क्रिया का रूप आएगा क्रुते, और जब दूसरों के लिए काम करेंगे तो करोति। ठीक है, ये सब वाच्य परिवर्तन में यूज़ होते हैं हमारे लिए। अगर आपसे सिंपल रूप पूछने आ जाए एग्जाम में तो आपको कुछ नहीं करना है, आप कोई सा भी रूप लिख सकते हैं। आत्मनेय पद भी लिख सकते हैं, परस्मयी पद। आपको हेडिंग ऊपर लिखनी होगी, परस्मयी पद के लिख रहे हैं कि आत्मनेय पद के लिख रहे हैं, गलत नहीं होगा। और पूछा ही है कि सिंपली परस्मयी पद के रूप लिखिए, तो फिर तो वो लिखना ही है आपको परस्मयी पद के। बस इनमें प्रत्यय अलग अलग होते हैं, बाकी सभी चीज़ें समान होती हैं। मतलब वाक्य रचना वगैरह जैसे परस्मयी पद की होती है वैसे ही आत्मनेय पद की भी होती है। ठीक है, लेकिन कुछ धातु ऐसी होती हैं जो सिर्फ परस्मयी पद में होती है, कुछ धातु ऐसी होती है आत्मनेय। जैसे पठति, पढ़ना जो है वो व्यक्ति स्वयं के लिए ही करता है ना, तो परस्मयी पद मतलब पठति में। कुछ धातु आत्मनेय पद की होती है जो सेवते, दूसरों के लिए करते हैं पठति, और कुछ धातु आत्मनेय पद की होती है सेवते। सेवते मतलब कि सेवा करना। ठीक है, तो इस तरीके से भी इनके जो प्रत्यय इनसे समझ सकते हैं कि वो क्या चीज़ होती है। अब यहाँ पे मैंने वाच्य के लिए लिखा है कि परस्मयी पद केवल कर्तवाच्य की क्रिया होती है। कर्तवाच्य मतलब कि जो कर्ता की क्रिया होती है, जबकि आत्मनेय पद जो है वो कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य तीनों की क्रिया होती है। अभी जब वाच्य समझेंगे तो आप ये समझ पाएंगे, इसलिए मैंने आपको इसे यहाँ पर डिटेल नहीं किया है। अभी आप बस इतना समझ लीजिए, सबसे बड़ी चीज़ कि परस्मयी पद का यूज़ कब होता है और आत्मनेय पद का यूज़ किस प्रकार के वाक्यों में होता है, और उनके रूप किस तरीके से होते हैं वो मैंने यहाँ लिखे हैं, वो आप यहाँ पर देखिए। पठति, पठता, पठन्ति, पठि, ये किसका? ये है आपका। और ये वाला जो रूप है आपका, ये वाला आपका रूप है आपका परस्मयी पद का, और ये वाला जो रूप है आपका वो है आत्मनेय पद का। ठीक है, सेवते, सेवते, सेवन्ते, ये लट लकार के ही रूप हैं वर्तमान काल के। तो ये परस्मयी पद के रूप हैं और ये आत्मनेय पद के रूप हैं। अब इन दोनों में बस जो फर्क है वो प्रत्यय का फर्क है। वाच्य परिवर्तन में इनकी जरूरत पड़ती है, इसीलिए ये 2 प्रकार के रूप बनाए गए थे। जहाँ पर जैसे इंग्लिश में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आगे होता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आगे होता है, वैसे ही संस्कृत में भी होता है। तो जब एक्टिव वॉइस की बात होती है तो परस्मयी पद हो जाता है, जब पैसिव वॉइस की बात होती है तो आत्मनेय पद के जो रूप हैं वो चल जाते हैं। ये वाली जो चीज़ है वो है। यहाँ पर पठ धातु के मैंने रूप लिखे हुए हैं, वो देखिए आप। लट लकार परस्मयी पद के याद कैसे करने हैं? सबसे पहले अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अन्य पुरुष मतलब 3rd पर्सन, मध्यम पुरुष मतलब 2nd पर्सन, उत्तम पुरुष मतलब 1st पर्सन। पठति, पठता, पठन्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जब कर्ता अन्य पुरुष हो मतलब 3rd पर्सन हो और एक हो तो पठति, 2 कर्ता हो तो पठता और बहुत सारे कर्ता हो तो पठन्ति। जब सब्जेक्ट 2nd पर्सन हो तो एक वचन का रूप पठसी, 2 वचन का रूप पठता और बहुवचन का रूप पठत। जब सब्जेक्ट 1st पर्सन हो तो एक वचन पठामी, 2 वचन पठावा, पठामा। विसर्ग जहाँ पर है वहाँ विसर्ग लगाएं। ठीक है, लट लकार में पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामा। सेम वैसे ही पुरुष लिखने हैं, वैसे ही वचन लिखने हैं। मैंने अब बस यहाँ पर सिर्फ रूप लिखे हुए हैं। लंग लकार भूतकाल, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। लोट लकार पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाव, पठाम। विधिलिंग लकार पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम।
एक रूप मैंने आत्मनेपद का भी लिखा हुआ, वर्ध धातु का, वर्ध मतलब होता है बढ़ना, लट लकार का क्या है, सीधे सीधे वैसे ही है, एक वचन बहुवचन के हिसाब से लिखेंगे, पुरुष के हिसाब से लिखेंगे। वर्धते, वर्धेते, वर्धन्ते, वर्धसे, वर्धेथे, वर्धेध्वे, वर्धे, वर्धावहे, वर्धामहे। मात्राओं का बहुत ध्यान रखें, कहाँ एक ही है कहाँ एक ही है सबका। लट लकार के हैं वर्धिष्यते, वर्धिष्येते, वर्धिष्यन्ते, वर्धिष्यसे, वर्धिष्येथे, वर्धिष्यद्वे, वर्धिष्ये, वर्धिष्यावहे, वर्धिष्यामहे। लट लकार भविष्य काल और वर्तमान काल के रूप ऑलमोस्ट एक समान होते हैं, बस सा आधा शाह, कभी किसी में सा सपेरे का ये जुड़ जाता है, बाकी जो प्रत्यय हैं वो सेम रहते हैं ज़्यादातर। लोट वर्धताम, वर्धिताम, वर्धनताम, वर्धस्व, वर्धेधाम, वर्धेध्व, वर्धे, वर्धावहि, वर्धामहि। विधिलिंग के वर्धेत, वर्धेयताम, वर्धेरन, वर्धेथा, वर्धेयथाम, वर्धेध्वम, वर्धे, वर्धेवही, वर्धेमही। मैंने ये टिपिकल वाला जानबूझ के लिया था कि आप लोग प्रोनाउंसिएशन करना सीखें, सिंपल वाले पट धातु वगैरह लिख धातु के तो ईजिली आप लर्न कर लेंगे। इस तरीके से वो धातु रूप हैं दोनों पद के, ठीक है। अब हम उन पद के हिसाब से वाच्य कैसे होता है वो देखते हैं इस वाले चीज़ में आगे। वाच्य कितने होते हैं? 3 होते हैं। वाच्य मतलब होता है सिंपल वॉइसेस, मतलब जैसे सेंटेंस को कर्ता प्रधान बनाना है, कर्म प्रधान बनाना है, ये इसी हिसाब से, मतलब आपका जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट में रहेगा कि ऑब्जेक्ट फर्स्ट में रहेगा, उसी बेस से होता है। वैसे ही संस्कृत में होता है कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कर्तवाच्य की कंडीशन क्या है? कर्तवाच्य में कर्ता में ये नियम है और जब ये लगता है तभी कर्तवाच्य होता है। ये जब हम ट्रांसलेशन करेंगे और वाच्य परिवर्तन करेंगे तब बहुत अच्छे से सीखेंगे। अभी तो बस आप ये वाच्य इसलिए मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं कि आपको इतना पता हो कि जब आप धातु रूप याद कर रहे हैं तो वो वाच्य में किस तरीके से हमारे यूज़ होंगे। कर्तवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी, कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी और क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। क्रिया कर्ता के अनुसार मतलब कर्ता अगर एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन, कर्ता यदि उत्तम पुरुष है तो क्रिया भी उसी के हिसाब से चलेगी। जैसे रामः गृहं गच्छति, तो यहाँ पर क्या है? ये सिंपल वाक्य है। कर्तवाच्य जो होते हैं वो सिंपल वाक्य होते हैं। रामः गृहं गच्छति, कर्ता एक वचन है, कर्ता का जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो गृहं भी कर्म जो है वो द्वितीय विभक्ति का, क्योंकि कर्म द्वितीय विभक्ति का है। क्रिया जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन होगी क्योंकि वो कर्ता के हिसाब से चल रही है। कर्मवाच्य क्या है? जब कर्ता तृतीय विभक्ति हो, ठीक है, कर्म प्रथमा विभक्ति हो और क्रिया कर्म के अनुसार होती है तो वहाँ पर ये कर्मवाच्य होता है। क्रिया सकर्मक। अब जैसे कुंभकर्णेन घटा क्रियते, तो यहाँ पे क्या है? कर्ता तृतीय विभक्ति है, एक वचन है। घटा जो है वो कर्म प्रथम विभक्ति है और क्रियते एक वचन। अब यहाँ पे जो क्रियते है दैट इज दैट कौन सा पद है ये? अभी मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ पर जो क्या कहते हैं, कुम्हार जो है वो घड़ा बना रहा है, वो सभी के लिए बना रहा है ना, तो क्रियते आ गया यहाँ पर। तो अब मैं नहीं बताऊंगी ये कौन सा पद है, आप लोग बताइएगा कौन सा पद है मुझे, ठीक है। इसी के लिए बस हमें आत्मनेपद की ज़रूरत पड़ती है। भाववाच्य, भाववाच्य में जहाँ पर इस तरीके के भाव आते हैं जहाँ पर एक्शन सीधा नहीं दिखता है, अभी हम आपको जो धातु के प्रकार हैं वो बताएंगे तो उसमें आप समझ जाएंगे कि कौन सी भाववाचक संज्ञाएं क्रियाएं होती हैं उसमें इनका। यहाँ क्रिया अकर्मक होती है, मतलब डायरेक्ट एक्शन नहीं दिखता है। कर्ता तृतीय विभक्ति में होता है। क्रिया अन्य पुरुष में एक वचन में होती है तो भाववाचक होता है। कृष्णेन सुप्यते, मतलब कृष्ण सोते हैं, तो ये क्या है? तृतीय विभक्ति का होता है, एक वचन होता है। ते आत्मनेपद आ गया ना यहाँ पर भी। तो ये इस तरीके से कर्मवाच्य, भाववाच्य और कहीं कहीं कर्तवाच्य में भी आत्मनेपद का प्रयोग होता है, लेकिन परस्मैपदी पद का प्रयोग सिर्फ कर्तवाच्य में ही होता है। आत्मनेपद का प्रयोग तीनों में हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने दोनों उदाहरण में आप लोगों को बताया कि किस तरीके। तो ये एक सिंपल ब्रीफ वाच्य, हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे वाच्य को आगे चल के, लेकिन अभी क्योंकि मैं समझाऊंगी भी तब भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कारक के बगैर वो चीज़ समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो सीक्वेंस वाइज चल रही हूँ धीरे धीरे करके, जिस तरीके से आपको चीज़ें समझ में आए, मतलब कौन सी चीज़ गहराई में समझ में आएगी, वो लास्ट में जो चीज़ पहले समझना चाहिए उसके वो पहले उसी का भी वीडियो बना रही हूँ कि मतलब कन्फ्यूजन नहीं हो कि ये चीज़ कैसे आई वो चीज़ कैसे नहीं आई, ठीक है। तो ये इस तरीके से वाच्य हमने इसमें आपको बता दिए।